नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज भौगोलिक चिंतन के हम द्वितीय सत्र में हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने भूगोल विषय के विविध आयाम का एक संक्षिप्त परिचय देखा था। इस सत्र में हम लोग भूगोल विषय में यूरोप का योगदान को देखेंगे, जिसे सामान्यतः दो भाग में, दो कालखंड में बांट करके पढ़ेंगे। पहला चिर संवतकालीन भूगोल, जो 700 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक का काल है, और दूसरा आधुनिक भूगोल, जो 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक का है। अभी जारी भी है, भूगोल विषय के विविध अन्य आयाम अभी इसे विकसित होने में जारी भी है। तो चिर संवतकालीन जो काल रहा 700 से लेकर के 400 ईस्वी तक का, 700 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक का, यह जो कालखंड रहा, यह कृषि, व्यापार, वाणिज्य, कला, संस्कृति, नगरीय सिद्धांत, नए नए साम्राज्यों के गठन की प्रक्रिया, ये सब के काल रहा। और इसमें रोम सबसे प्रमुख था। हालांकि रोम से पहले की सभ्यता यूनान की रही, और यूनान के कला एवं संस्कृति विज्ञान का प्रभाव ही रोम पर पड़ा। और इन सांस्कृतिक प्रदेशों में यूनान को ही भूगोल की जननी या भूगोल विषय का विकास में प्रारंभिक योगदान माना जाता है। यूनान के बड़े चिंतक इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्द की चर्चा की, ज्योग्राफी। इसलिए भूगोल के पिता यदि इन्वर्टेड कॉमा में रहे तो भूगोल टर्म होता है, तो इसके पिता इरेटोस्थनीज को ही माना जाता है। लेकिन भूगोल यदि विषय, सब्जेक्ट की चर्चा हो, भूगोल के पिता, तो वो हिकेटियस महोदय हैं। हालांकि दोनों यूनान के ही विद्वान हैं। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के संदर्भ में यह कहा कि पृथ्वी एवं उससे संबंधित समस्त अवयवों का अध्ययन भूगोल का विषय वस्तु है। यूनानी चिंतकों ने भूगोल में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास किया, और इसे हम सामान्यतः 5 भागों में देख सकते हैं। पहला, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भूगोल का विकास यूनानी विद्वानों द्वारा। दूसरा, प्राकृतिक या भौतिक वातावरण के क्षेत्र में। और तीसरा, मानव भूगोल के क्षेत्र में। चौथा, प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में। और पांचवा, मानचित्र कला के क्षेत्र में भी यूनानी विद्वानों का विशेष योगदान रहा है। खगोल विज्ञान में हम देखेंगे कि अरस्तु, पोसिडोनियस, पाइथागोरस, इरेटोस्थनीज जैसे बड़े बड़े विद्वान, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। इन लोगों का सराहनीय योगदान रहा। इन्हें बढ़ाने में, खगोल विज्ञान के विषय में जानकारी उपलब्ध करने में, रिसर्च करने में इनका बड़ा योगदान रहा। अरस्तु महोदय ने खगोल विज्ञान में यह कहे कि जो पृथ्वी है यह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, जबकि और यह गोलाकार आकृति की है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसकी आकृति गोलाकार है। इन्होंने गोलाकार आकृति की चर्चा चंद्र ग्रहण के आधार पर की, जबकि पाइथागोरस ने पृथ्वी को केंद्र में मानने से इनकार कर दिए, और उन्होंने इसकी, पृथ्वी की अस्थिरता व्यक्त की। साथ ही साथ पाइथागोरस महोदय सूर्य की गति पर भी संदेह व्यक्त किया। इरेटोस्थनीज एवं पोसिडोनियस महोदय लगभग समकालीन थे, और इनके कार्य भी समरूप थे, लगभग समरूप थे। दोनों पृथ्वी के आकृति, मॉर्फोलॉजी के विषय में अध्ययन किया और उसे आगे बढ़ाने का कार्य किए। दोनों ने पृथ्वी की परिधि की गणना की। जहां इरेटोस्थनीज पृथ्वी की परिधि 28,000 माइल बताए, वही पोसिडोनियस महोदय 18,000 माइल पृथ्वी की परिधि की चर्चा की। ये दोनों का परिधि की गणना जो थी, यह लगभग एक ही क्षेत्र में अध्ययन का परिणाम था। लगभग आप देखेंगे कि इरेटोस्थनीज महोदय जिस परिधि, पृथ्वी की परिधि की गणना का अध्ययन उन्होंने जिन क्षेत्रों में किया, या जिन क्षेत्रों में इनका रिसर्च रहा है,
वह भूमध्य सागरीय रीजन रहा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश वो रीजन रहा है। जैसे इन्होंने अलेक्जेंड्रिया एवं सिनाई के क्षेत्रों पर अध्ययन था इनका। सिनाई कहाँ है तो इसको हम समझेंगे, सिनाई जो है आप मैप में, वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में त्रिकोण आकृति की आपको दिखेगी, वहीं पर सिनाई पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। और ये सिनाई के माध्यम से ही स्वेज नहर निकाला गया है, जिससे जो आपका हिंद महासागर का रीजन है और उधर भूमध्य सागर का जो भी देश हैं, जो भी रीजन है, यूरोपीय कंट्री है, उसमें व्यापार वाणिज्य में काफी सुविधा मिली है। तो सिनाई और अलेक्जेंड्रिया के रिसर्च पर, अध्ययन पर इनके परिधि की गणना आधारित है, उन्हीं क्षेत्रों में इनका अध्ययन रहा। वही पोसिडोनियस महोदय रॉक आइलैंड एवं अलेक्जेंड्रिया के अध्ययन पर इनका गणना एवं वह इनके अध्ययन का स्वरूप उन्हीं क्षेत्रों में रहा। अब देखेंगे कि इरेटोस्थनीज महोदय ने सूर्य की अब परिधि की जब गणना हो गई तो जाहिर सी बात है कि इससे आगे चल करके अक्षांश एवं देशांतर के विषय में व्यापक जानकारी उपलब्ध होने में यह सहायता किया। साथ ही साथ इरेटोस्थनीज महोदय सूर्य का जो पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है उसका लंबवत होने का अनिश्चितता व्यक्त की कि सभी जगह पृथ्वी पर, ग्लोब पर सूर्य का प्रकाश एक जैसा, लंबवत, एक समान हर जगह नहीं पड़ता है, कहीं कम पड़ता है, कहीं लंबवत पड़ता है और एक समय में लंबवत नहीं पड़ता है। वह लंबवत पड़ने की अवधि अलग अलग है, समय अलग है उसका। तो इस आधार पर कर्क रेखा और मकर रेखा की जानकारी उपलब्ध हुई। इरेटोस्थनीज महोदय की एक रचना है ज्योग्राफिक, काफी पॉपुलर, ये हमेशा पूछा जाता है। अब ज्योग्राफिक और ज्योग्राफिया में दोनों में अंतर है। ज्योग्राफिया टोलमी महोदय की रचना है, वो आगे हम बताएंगे। और नेट जेआरएफ की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्राकृतिक भूगोल के विकास में भी यूनानी विद्वानों का बड़ा योगदान रहा है। प्राकृतिक भूगोल में या वातावरण भूगोल, भौतिक भूगोल में अरस्तु एवं पोसिडोनियस महोदय का काफी योगदान रहा, सराहनीय योगदान। अरस्तु महोदय ने क्लाइमेटोलॉजिया नामक ग्रंथ की रचना किया और इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने ग्लोब को 3 खंडों में विभाजित किया, 3 खंड में ग्लोब को। पहला टॉरिड, दूसरा टेम्परेट और तीसरा फ्रीजाइड, अर्थात उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ये 3 क्षेत्रों में, 3 खंड में पूरे ग्लोब को विभाजित किया। और इन्होंने वातावरण और मानव के सामंजस्य की चर्चा किया या उस पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा किया। वही पोसिडोनियस महोदय ओशनोग्राफी, समुद्री विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए। साथ ही साथ उन्होंने ज्वार भाटा से संबंधित जानकारी दिए और इसका सबसे बड़ा विशेषता यह रहा कि उन्होंने ज्वार भाटा का कारण आकाशीय पिंड को माना, जो उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। तत्पश्चात यूनान में भूगोल के विभिन्न आयामों को देखते हुए मानव भूगोल के विषय में भी काफी बेहतर वृद्धि हुई। मानव भूगोल में अरस्तु एवं टोलमी महोदय का बड़ा योगदान रहा। अरस्तु मानव एवं वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित किए। साथ ही साथ इसके अलावा टोलमी महोदय ने नगर भूगोल की रचना की और इसके माध्यम से मानव भूगोल को विकसित किया। टोलमी महोदय को मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है। टोलमी महोदय के अलावा होमर जैसे विद्वान भी मानव भूगोल के क्षेत्र में अपना योगदान दिए। होमर की एक रचना है, महाकाव्य है, इलियड ऑफ ओडेसी,
इसके माध्यम से हमर महोदय ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की चर्चा किया। हालांकि हमर महोदय ने एक प्राकृतिक भूगोल से संबंधित भी चर्चाएं की, जिसमें उन्होंने भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी में चलने वाली हवाओं का भी पता लगाया, उसके विषय में भी चर्चा की। हालांकि यह मानव भूगोल का विषय वस्तु नहीं है, यह प्राकृतिक भूगोल का विषय वस्तु है। इसके बाद हम देखेंगे प्रादेशिक भूगोल में यूनानियों का क्या योगदान रहा। प्रादेशिक भूगोल में यूनानी विद्वान और हिस्ट्री के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस का बहुत बड़ा योगदान रहा। हेरोडोटस महोदय, आमतौर पर उन्हें हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, लेकिन भूगोल के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य किए और उन्हें भूगोल वेता के रूप में भी जाना जाता है। हेरोडोटस महोदय का जो कार्य क्षेत्र रहा वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का रहा। उन्होंने भूमध्य सागर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। हेरोडोटस महोदय एक महान यात्री थे। उन्होंने एशिया एवं अफ्रीका को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया उस समय। साथ ही साथ हेरोडोटस डेल्टा शब्द की खोज की। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यह ऑब्जेक्टिव में, डेल्टा शब्द। डेल्टा जो नदियों के मुहाने पर बनता है, मैदानी भागों में समुद्र और जब नदी मिलती है उस जगह पर, तो डेल्टा शब्द की चर्चा की। जब डेल्टा बताएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। डेल्टा भी कई तरह के होते हैं, चापाकार डेल्टा होते हैं, ज्वार नतमुख वाले होते हैं, पंजाकार डेल्टा होते हैं, बहुत सारे डेल्टा के प्रकार हैं। वो मैच करने के लिए दंताकार डेल्टा होते हैं, कौन नदी किस प्रकार की डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा शब्द की चर्चा उन्होंने हेरोडोटस महोदय ने किया। उन्होंने नील नदी के क्षेत्र में, मिस्र के क्षेत्र में भी अपना कार्य किए। कौन? हेरोडोटस महोदय। यह भूमध्य सागर के बंदरगाह, व्यापार, वाणिज्य, नगर सारे का चर्चा हेरोडोटस महोदय ने किया। इसके बाद हम देखेंगे मानचित्र कला के क्षेत्र में यूनानी विद्वानों का विकास। यूनानी विद्वानों का मानचित्र कला के क्षेत्र में, मानचित्र कला के क्षेत्र में यूनानी विद्वान टोलमी महोदय का बड़ा योगदान है। टोलमी महोदय ने ग्लोब बनाया और इन्होंने अनेक प्रक्षेपों का, प्रोजेक्शन का रचना किया, जिसमें स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप काफी महत्वपूर्ण है। अब स्टीरियोग्राफिक क्या होता है? बहुत सारे प्रक्षेप है। एजीमुथल क्या होता है? मैप बनाने की प्रक्रिया है। जब मानचित्र कला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा की जाएगी और बहुत बारीकी ढंग से मानचित्र कला का क्लास आप लोग को दिया जाएगा। मानचित्र कला आमतौर पर एक स्पेशलाइजेशन विषय में ही, बीए एमए में ही पूछा जाता है और नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछी जाती है। यदि आप एग्जाम में बैठते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, तब यूपीएससी बीपीएससी में मानचित्र कला से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी आ गया तो अलग चीजें हैं, लेकिन मानचित्र कला स्पेशलाइजेशन एकेडमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, फिर आप आगे तो पूछा ही जाएगा, पूरा उसी का खेल है। साथ ही साथ आपको नेट जेआरएफ में मानचित्र कला से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वो आगे हम बताएंगे कि स्टीरियोग्राफी क्या होता है, एजीमुथल क्या होता है, शंक्वाकार प्रक्षेप क्या होता है, बहुत सारे प्रक्षेप हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यह समझें कि स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप उसमें से प्रमुख था, जिसमें दिशा और क्षेत्रफल शुद्ध होता है। कौन रचना किए थे? सबसे पहले टोलमी महोदय। ग्लोब की रचना सबसे पहले कौन किए? टोलमी महोदय। तो टोलमी महोदय का मानचित्र कला में काफी बड़ा सराहनीय योगदान रहा। इन्होंने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना किया और ज्योग्राफिया में प्रथम 7 खंड, 1 से लेकर के 7 खंड तक, इन्होंने 5000 स्थल का भ्रमण किया। 5000 स्थलों, सॉरी भ्रमण नहीं, 5000 स्थलों की चर्चा उसमें की है, जिसमें प्रथम 7 खंड जो था ज्योग्राफिया में वो मानचित्र कला पर आधारित थी। मानचित्र कला के विषय में उसमें जानकारी उपलब्ध करवाया। और ज्योग्राफिया में कितने स्थलों की चर्चा? 5000 स्थलों का भ्रमण किया
उस ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ के माध्यम से, और जिसमें प्रथम 7 खंड मानचित्र कला पर आधारित था। कई खंड थे। अब है इरेटोस्थनीज एवं पोसिडोनियस ने भी मानचित्र बनाने का कार्य किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन लोगों की परिधि की गणना ही स्पष्ट नहीं थी, तो मानचित्र में समस्या उत्पन्न हुई, सही मानचित्र नहीं बन पाया। इन्होंने तत्कालीन विश्व को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन यह सही नहीं था, वह गलत प्रतीत हुआ बाद के दिनों में। पुनः पोसिडोनियस महोदय ने जब उनकी परिधि की गणना ही नहीं सही थी, 18,000 परिधि की गणना किया, जो सही नहीं है। परिधि लगभग 40,000 के आसपास है पृथ्वी की परिधि, तो परिधि की गणना ही नहीं सही था, तो उनकी मानचित्र कैसे सही हो सकती है। तो पुनः पोसिडोनियस में आज जहां सिंधु नदी बहती है, वो वहां इरावदी को दिखाया, तो यह उनका मानचित्र गलत रहा। लेकिन ये सब जो प्रक्रियाएं रही, ये सब जो खोज रहे, ये सब अनुसंधान रहे, वो भूगोल के विकास में आगे सहायक होने में काफी मदद किया। अब देखिए, इसके बाद रोम के, यूनान में हुआ भूगोल का विकास, तत्पश्चात रोम में हुआ। ये चिरसंवत कालीन काल था, जिस समय यूनान और रोम भूगोल के विकास में अग्रणी था। भूगोल विषय के विकास में अनेक विद्वान हुए। अब रोम के विषय में, रोम में कौन कौन विद्वान हुए, वो हम आगे की क्लास में हम देखेंगे। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं सिविल सेवाओं में, मेन वैकल्पिक भूगोल में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसके पश्चात नेट जीआरएफ में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एकेडमिक जो होता है स्नातक स्नातकोत्तर, उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और उसका उत्तर कैसे लिखना है, ये मैटर रखता है। सिविल सेवाओं का प्रश्न का उत्तर एक अलग पैटर्न पर लिखी जाती है, एकेडमिक का उत्तर अलग पैटर्न पर लिखी जाती है। ये समझ करके उत्तर आंसर राइटिंग करने होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। और नेट जीआरएफ में ऑब्जेक्टिव कैसे कहां से आता है, जैसे अब यूनान के जब विद्वान हम देखेंगे, यूनान का विद्वान को, तो उसका क्रम दे देता है और सीरीज मैच करने के लिए रहता है। जैसे आपको यूनान के विद्वान 10 को दे दिया, 4 को दे दिया ऑप्शन में, सॉरी 4, 5, 10 थोड़े ऑप्शन में रहता है जी, 4 ही 5 ना रहेगा, तो 5 ऑप्शन दे दिया और क्रम रहेगा, एनेक्जिमेंडर, इरेटोस्थनीज, टॉलमी, पी से उनका नाम शुरुआत होता है, इसलिए दिमाग में आ जाता है पी टॉलमी। इसके बाद आपको अरस्तु, है ना, ये सब नाम दे दिया, और आपको सीरीज बताना रहेगा कि यूनानी विद्वानों का क्रम सजाएं, और चारों का क्रम आगे पीछे दाएं बाएं करके रहता है। अब इसमें क्रम को आपको सजाना है, तो आपको बारीकी से इसको दिमाग में रखना है। तो पहले आपको एनेक्जिमेंडर थे, फिर थेल्स हुए, हिकैटियस हुए, अरस्तु हुए, इरेटोस्थनीज हुए और टॉलमी हुए, ऐसे क्रम। तो ये सबको हम लोग समझेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सिविल सेवाओं में कैसे प्रश्न पूछेगा, तो पूछेगा यूनानी भूगोल वेताओं का योगदान लिखें। अब यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसे नहीं रहा, लेकिन बीपीएससी वगैरह जो स्टेट बीसीएस के प्रश्न होते हैं उसमें पूछे जाते हैं यूनानी भूगोल वेताओं का योगदान को लिखें। तो यूनानी भूगोल वेताओं में ये सब हम देखेंगे। अब बारी बारी से विद्वानों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि भूगोल में यूनान का क्या योगदान रहा, किन किन क्षेत्रों में रहा, और उस क्षेत्र में कौन कौन विद्वान हुए। तो हम लोग यूनान में, अब यूनानी भूगोल वेताओं का योगदान की चर्चा करना है, या यूनानी भूगोल में यूनान का योगदान का चर्चा करना है, तो हम 5 खंड में यूनान का योगदान मानव भूगोल में, यूनान का योगदान खगोल विज्ञान में, यूनान का योगदान मानचित्र कला में, यूनान का योगदान समझना है, कोरिलेट करना है। तो इस ढंग से हम प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। लेकिन अब कोई पूछ दे कि इरेटोस्थनीज का भूगोल में योगदान, तब इरेटोस्थनीज के विषय में हमको लिखना है, और उनके भूगोल में क्या क्या कृतियां रही, क्या क्या कार्य रहे, वो लिखना है। अब लीजिए इरेटोस्थनीज का खगोल विज्ञान में क्या योगदान रहा, तो इरेटोस्थनीज खगोल विज्ञान। अब इरेटोस्थनीज के विषय में लेंगे कि भूगोल में योगदान, तो इरेटोस्थनीज का किस किस योगदान, तो इरेटोस्थनीज खगोल विज्ञान, इरेटोस्थनीज
मानचित्र कला, इरेटोस्थनीज, ये मानव भूगोल रहा नहीं रहा, इस ढंग से कोरिलेट करके लिखना है कि इरेटोस्थनीज का किन किन क्षेत्रों में। तो इस ढंग से प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दोनों का, तीनों का, सबका अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए यूजीसी नेट जेआरएफ में, लेकिन यहाँ से प्रश्न निकलेंगे। ज्योग्राफिया किसकी रचना है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, मैच करने वाला 2-3 ऑप्शन भी 4 गो में पकड़ाता है तो फिर मैच हो जाता है। कभी कभी चारों को देखना पड़ जाता है। तो इस ढंग से हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। कल हम रोम का और फिर जर्मनी माने आधुनिक एरा में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि चिर संवत काल में हम यूनान और रोम को देखेंगे, और इसके बाद आधुनिक में फिर जर्मनी, इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ऐसा करके हम लोग देखेंगे भूगोल विषय के योगदान में। और जो 400 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी का कालखंड रहा, उसको हम बाद में अलग ढंग से उसका जो इंपॉर्टेंट जो भी भूगोलवेत्ता रहेंगे उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।